नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ कानून पर टली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की, ईडी की शक्तियों पर सुप्रीम एक्शन की, देखेंगे बीजेपी पर नीतीश कुमार के बड़े बयान को, पानी विवाद पर पंजाब हरियाणा के बीच घेराते संकट को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे गौतम अडानी पर अमेरिका के नरम पड़े रुख को। इन सभी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी से की फोन पर बात। पुतिन बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन। मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ऑडियो क्लिप केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य से मांगी नई रिपोर्ट। कुकी मानवाधिकार संगठन ने दायर की थी याचिका। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की बढ़ेंगी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले पर जल्द आदेश करेगा जारी। सीजेआई को लेकर निशिकांत दुबे ने दिया था विवादित बयान। गोवा मंदिर भगदड़ मामले में बड़ी चूक आई सामने, कहने के बावजूद नहीं लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेड। श्री लहराई मंदिर में भगदड़ से हुआ था बड़ा हादसा। दिल्ली के तैमूर नगर में कल भी चलेगा बुलडोजर, 90 घरों को दिया गया नोटिस। नाले के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए कर रहा बड़ी कार्रवाई। और ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। वक्फ संशोधन कानून पर आज होने वाली सुनवाई अगले एक हफ्ते तक के लिए फिर से टाल दी गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी, जो कि नए सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में होनी तय मानी जा रही है। तो क्यों एक हफ्ते के लिए टली वक्फ पर सुनवाई, और क्या है वक्फ पर विरोध की तस्वीरें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करीब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करने वाला था, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि आखिरी दफा जब सुनवाई हुई तब मोदी सरकार विवादित प्रावधानों को फिलहाल के लिए लागू न करने पर राजी हो गई थी, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने सरकार से तीखे सवाल किए थे। लेकिन फिलहाल के लिए वक्फ पर सुनवाई को टाल दिया गया है, जिस पर कई तरह के सवाल लोगों के जहन में उठने लगे हैं। बहरहाल यहाँ बड़ी खबर यह है कि 15 मई को वक्फ पर होने वाली सुनवाई की अध्यक्षता सीजेआई संजीव खन्ना नहीं, बल्कि सीजेआई बीआर गवई करेंगे। अब तक मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले को सुन रही थी। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीजेआई बीआर गवई शपथ लेने के बाद इस मामले को सुनने के लिए नई बेंच का गठन करके फैसला करेंगे। बता दें, 5 मई को अदालत के बैठते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अगले हफ्ते तक सुनवाई टालने के लिए पीठ से आग्रह किया। पीठ उनकी मांग पर राजी हो गई। इस तरह ये मामला अब अगले गुरुवार यानी 15 मई को सुना जाएगा। आज की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने दर्ज किया कि उन्होंने सरकार और जवाब में दायर सभी दलीलों को पढ़ लिया है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों के आधार पर कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के दिन नजदीक है, वो अंतिम चरण में भी कोई निर्णय आदेश सुरक्षित नहीं रख सकते। बताते चले, वक्फ कानून को जहां एक तरफ मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है, तो वहीं इस कानून का बचाव अदालत में केंद्र सरकार और भाजपा शासित कई राज्य सरकारें कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि अगले 15 मई को क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाता है। ईडी की कार्रवाई पर उठते सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट 2022 के उस फैसले की समीक्षा करने जा रहा है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत लोगों को गिरफ्तार करने, समन भेजने और निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां दी थी। तो कैसे ईडी पर सुप्रीम एक्शन से बढ़ने वाली है मोदी सरकार की मुश्किलें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों को लेकर सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। साल 2022 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय पीठ का पुनर्गठन कर दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पुनर्गठित पीठ 2022 के फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करेगी। मामले की सुनवाई 7 मई को दोपहर 2 बजे होगी। बता दें, इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रविकुमार और उज्जवल भुइया की पीठ इस मामले को देख रही थी। हालांकि जस्टिस रविकुमार को रिटायरमेंट के बाद पीठ का पुनर्गठन किया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पिछले कुछ महीनों में इस मामले की सुनवाई कई बार स्थगित हुई है, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एएम सिंघवी को आश्वासन दिया है कि इस मामले की 2 दिन तक बिना रुके सुनवाई होगी। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होंगे। आपको बता दें, ये सुनवाई उस मामले से जुड़ी है जब जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत धन शोधन के मामले में गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की तलाशी और जब्ती की ईडी की शक्तियों को सही ठहराया था, जिसके बाद कई याचिकाकर्ताओं ने फैसले पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि ये फैसला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की आशंका को जन्म देता है। वहीं पुनर्गठित पीठ ये तय करेगी कि उस फैसले की दोबारा समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं।
ऐसे में ईडी पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई ऐसे वक्त में होने जा रही है जब विपक्ष की तरफ से कई बार ईडी पर सरकार के इशारों और बिना किसी सबूत के एक्शन लिए जाने की बात दोहराई जा रही है। बार बार दावे किए जाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को मोदी सरकार विपक्ष को काबू करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रिपोर्ट्स भी बताती है कि बीते 9 सालों में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया। इसके अलावा इसकी भी पड़ताल की गई जब विपक्षी पार्टी के नेता दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए तो उनके खिलाफ शुरू की गई जांचों को बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि साल 2019 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी PMLA में बदलाव किए। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने की बात दोहराई और एक बार फिर खुद को मोदी सरकार के आगे सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे, जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार क्यों बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते नीतीश कुमार के बयान के सियासी मायने क्या हैं। पिछले एक दशक में कई बार साझेदार बदलने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं हमेशा यही रहूंगा। मेरी पार्टी ने पहले भी मुझे कई बार यहाँ वहाँ भेजा, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सामने समर्पण करते हुए नीतीश कुमार ने खुद की सत्ता में आने का श्रेय तक बीजेपी को दे दिया और कहा कि अब वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में ही बने रहेंगे। बता दें, तमाम बातें नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की मौजूदगी में कही। नीतीश कुमार के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में फिर शोर मचा दिया है कि आखिर बार बार एक ही बात दोहराकर नीतीश कुमार क्या दिखाना चाहते हैं। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रति अपने अस्तित्व को बिछा दिया हो या एनडीए का साथ ना छोड़ने की बात कही हो। इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार ये बयान दे चुके हैं और कई बार पीएम मोदी और बीजेपी के मंत्रियों के सामने सर भी झुका चुके हैं, जो बताता है कि 20 सालों से सत्ता की धुरी में बने रहने वाले नीतीश कुमार इस बार कितने लाचार हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लिए एक सियासी पद तलाश रहे हैं, क्योंकि बिहार में होने वाले चुनाव में इस बार उनकी सत्ता की गुंजाइशें कम है, जिसमें उनकी बढ़ती उम्र और मानसिक स्थिति पर उठते सवालों के साथ उनके सामने विपक्ष की चुनौती से लेकर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव जैसी कई वजह हो सकती हैं। लिहाजा नीतीश कुमार बार बार बीजेपी को विश्वास दिला रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले। बताते चले, नीतीश कुमार 1990 के दशक से मध्य में बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। हालांकि 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नाराजगी जताते हुए उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया, महागठबंधन में आ गए। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला और 2017 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में आने की घोषणा कर दी और ये साझेदारी 2022 तक चली, जब उन्होंने एनडीए छोड़कर फिर से महागठबंधन में वापसी की और बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। इस तरह सियासी लाभ और सत्ता के मंचे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार अब अपनी सियासत के उस दौर में पहुंच गए जहां उन्हें एक बेहतर राजनीतिक मकाम हासिल हो सके। पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा हो गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हरियाणा को पानी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ऐसे हालातों में जहां एक तरफ पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र इसी मुद्दे पर बुलाया गया, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस मुद्दे पर दखल देना अब शुरू कर दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे को लेकर एक बार फिर से तनातनी तेज हो गई। इसी के साथ दोनों तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला भी उग्र होता दिखाई दे रहा है और इस मुद्दे ने तूल उस वक्त पकड़ लिया जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा सरकार को दो टूक जवाब दे दिया कि अब पहले वाली बात नहीं, हम पानी नहीं देंगे। यानी पंजाब सरकार ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने केंद्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच हुए समझौतों को लेकर कई आंकड़े भी पेश किए। उधर बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की हार की निराशा में भगवंत मान ने पानी रोक दिया है। इस तरह पंजाब की आप सरकार के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही साफ कर चुके हैं कि पानी पंजाब का संवेदनशील और जीवन से जुड़ा मुद्दा है और वो किसी भी सूरत में अपने राज्य के हक में समझौता नहीं करेंगे। सीएम मान ने कहा कि हरियाणा की तरफ से लगातार पानी मांगा जा रहा है। उनका तर्क है कि पहले भी उन्हें ज्यादा पानी मिलता रहा है, लेकिन पंजाब ने अपनी नहर प्रणाली में सुधार किया है और अब अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। हम पहले महज 21% पानी ही यूज किया करते थे। आज सिस्टम सुधारने की वजह से हम लोग 60% तक पानी का सही यूज कर रहे हैं और अब हम पानी नहीं देने वाले। यानी कि मान सरकार पानी के मसले पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है।
बता दें, इससे पहले पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों ने अलग अलग सर्वदलीय बैठक की थी, जिनमें हर दल ने अपने अपने राज्य के हितों की पैरवी करते हुए सरकारों के रुख का समर्थन किया था। बैठकों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया और यही वजह रही कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र इसके लिए बुलाया गया। अमेरिका में रिश्वत देने के कोर्ट केस का सामना कर रहे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को जल्द ही क्लीन चिट मिलने वाली है। बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अधिकारियों से हाल में अडानी की टीम के लोगों ने खास मुलाकात की है। इस मुलाकात ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हाल ही में खबर सामने आई थी कि ट्रंप प्रशासन ने कुछ खास किस्म के व्हाइट कॉलर क्राइम्स को लागू करने से पीछे हटने का फैसला किया, जिसके बाद अडानी ग्रुप की चर्चाएं होने लगी। कहा गया कि ट्रंप के इस फैसले से गौतम अडानी को रिश्वतखोरी मामले में बड़ी राहत मिलेगी। और अब खबर सामने आ रही है कि भारतीय अरबपति और पीएम मोदी के खास दोस्त उद्योगपति गौतम अडानी को बहुत जल्द रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका से क्लीन चिट मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी की टीम ने हाल में अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक खास मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की टीम ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर अडानी पर लगे क्रिमिनल चार्ज को हटाने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान गौतम अडानी की टीम ने ये बात भी रखने की कोशिश की कि रिश्वत देने का ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के प्रायोरिटी के साथ मैच नहीं होता। ऐसे में इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दरअसल हाल के फैसले में ट्रंप सरकार ने खास किस्म के अपराध जिनमें रिश्वतखोरी, सार्वजनिक भ्रष्टाचार जैसे पब्लिक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो मार्केट से संबंधित मामलों में पीछे हटने और नरमी दिखाने के लिए ये हवाला दिया गया कि इस फैसले का मकसद अमेरिकी नागरिकों को राहत देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से अमेरिकी अदालतों का सामना करने वाली कंपनियों जैसे अडानी ग्रुप को फायदा हो सकता है। बताते चले, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालते इस केस में गौतम अडानी को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई थी। नवंबर 2024 में अमेरिकी जांच एजेंसियों ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ रिश्वत देने का ये मामला दर्ज किया था। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ जांच में पाया कि भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप को पावर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट निश्चित तौर पर मिले। इसके लिए दोनों की ओर से भारत में अधिकारियों को करोड़ों रुपए रिश्वत दी गई। इन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों को कथित तौर पर गुमराह किया और पैसे जुटाए। इस मामले में अमेरिका के बाजार नियामक ने भी गौतम अडानी और सागर अडानी को समन किया था, लेकिन अब इसमें बड़ी राहत मिलने वाली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।